अस्सलाम वालेकुम। आओ करें बातें तलाशे हल। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन और मैं अपनी दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जो मेरी इस प्रोग्राम की साथी हैं उनको बस कनेक्ट करती हूँ। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है। हमारे प्रोग्राम में हम आपके करते हैं शामिल सवालात जो हमें रिसीव होते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 0333019476। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक लाइव होता है उसके ऊपर भी आप हमसे सवालात करते हैं और ये सवालात हम फिर डॉक्टर तायरा के आगे रखते हैं और वो जवाबात देती हैं। हर फ्राइडे के दिन आप लोगों से हमारी मुलाकात होती है और हम आप लोगों के सामने 1 घंटा ख़वातीन की सेहत के हवाले से, समाजी मसाइल के हवाले से बात करते हैं। तस्नीम अहमद साहब ऐड करी, डॉक्टर ताहिरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज कितनी जल्दी आ गई। ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल बस डॉक्टर ताहिरा की ऐड करी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर ताहिरा। हेलो, हेलो मैं भी आ गई। बस 3 दीवाने 3 मस्ताने, हाँ, 3 औरतें, 3 कहानियां। 3 औरतें 3000 कहानियां। 3000 एग्जैक्टली। जी तस्नीम, कैसा लग रहा है आपको इतना जल्दी कनेक्शन मुझे हमारा हुआ है मुझे आज? तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई चमत्कार हुआ, मुआजिजा हुआ, क्या हुआ कि फौरन मैंने ज्वाइन कर लिया और मुझे वाह, ज्यादा जहद भी नहीं बस करनी नजरे मजदूर हाँ। बस मुझे भी बहुत जल्दी लग गया। आज लगता है शाइस्ता ने कोई स्पेशल फूंक मारी थी। हाँ, अच्छा हाँ। तो ओवर टू यू तस्नीम, क्या है आज आपके पास सवालात में? मेरे पास बेशुमार चीजें होती हैं और डॉक्टर जब तायरा जब सामने हो तो इनकी तहरीरें पढ़ के और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस चीज को कहाँ से शुरू करें, सिरा कहाँ से पकड़ें और बात कैसे की जाए कि लोगों को कुछ समझ में आ जाए। ज्यादा बच्चे ख्वातीन के, मतलब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि जो आप लिखती हैं, जिस तरह से आप बताती हैं कि क्या क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा यार हमारी औरतों का। डॉक्टर तायरा, आप मुझे कम से कम ना 1998 में मिल जाती ना तो आज मेरी जिंदगी कोई और ही किसी और ही देखो, मुझे बहुत से ये लोग ये कहते हैं कि आप हमें पहले मिल जाती, कसूर सब आपका है, आपने मुझे क्यों नहीं ढूंढा, मैं तो इधर ही थी। हाँ। और 2009 तक तो मैं बकायदा पाकिस्तान में पाई जाती थी और पिंडी मेरा होम स्टेशन था, बेस था, ठीक है। सोचो तो इट्स ऑल योर फॉल्ट है ना। वो जो घोड़ों को वो नहीं पहना दिया जाता, आंखें बस के इधर उधर खोपे। तो अब देखो, मैं वहीं कहीं घूम रही होंगी, कहीं पिंडी की कामरान मार्केट में, कहीं F10 मरकज में। कभी तुमने सोचा होगा कि ये जो मेरे पास से औरत चलती हुई जा रही है, इससे कल मैं बैठ गई ये सवाल करूंगी? नहीं, लेकिन मुझे खुश, जैसे तस्लीम ने कहा कि आपकी वॉल पे जाते हैं ना तो मतलब बंदे को होता है कि अच्छा ये भी बड़ा मसला है। जैसे अभी एक मेरी नजर से गुजरा कमेंट कि बच्चों की तादाद जो है वो खवातीन को डिसाइड करना चाहिए क्योंकि ये उनका हक है। इसी और पे मैं आ रही थी, पर हम बात ही नहीं करते। और मैं हमेशा, अगर आपने एक चीज और नोट की हो, कि मैं हमेशा अपने रेफरेंस से बात करती हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि हवा में हवाई फायर हो रहे हैं। जब शादी हुई तो हम लोगों ने, यानी जब ये सोचना शुरू किया कि भाई बच्चे या क्या, पहला बच्चा तो खैर बगैर सोचे आ जाता है ना, वो दैट इज रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। सो
डॉक्टर हो के भी मैं इतनी अक्लमंद नहीं थी कि अभी मुझे कॉन्ट्रासेप्शन करनी है या बस पता नहीं क्या जो भी है। तो उसके बाद सोच एक बेटी पैदा हो गई, तो उसके बाद मैंने कहा कि बस अब हम सिर्फ एक बच्चा और पैदा करेंगे, और चाहे वो बेटी हो या बेटा, आई डोंट केयर। मुझे ये नहीं कि मैंने जेंडर ढूंढना है, मैंने सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने हैं। तो मेरे हस्बैंड तो वो यानी कि कुछ हैरान परेशान ही रह गए, लेकिन 1 साल बाद तक वो मेरी आदत से कुछ वाकिफ हो चुके थे। सो उन्होंने कहा कि नहीं 2 नहीं 4 तो होने चाहिए, 2 लड़कियां 2 लड़के। तो मैंने कहा आप क्या लिखवा के लाए हैं कि वो 2 लड़कियां या 2 लड़के, या आपकी अल्लाह से कोई डायरेक्ट खतो किताबत है जिसमें आप कहेंगे मुझे 2 चाहिए? नहीं, दुआ तो की जा सकती है। मैंने कहा वो तो हर कोई करता है। पहली बात ये कि मुझे 4 बच्चे अच्छे नहीं लगते। सोचें 4 बच्चों के साथ जब हम किसी के घर जाएंगे तो लोग कहेंगे ये क्या इतनी बड़ी सी टीम आ गई है, खातर तवाजो करने में भी मुश्किल और हमें ठहराने में भी मुश्किल। तो 2 के साथ कितना अच्छा रहेगा कि गाड़ी में भी पीछे 2 बच्चे आराम से बैठ जाएंगे, और हम किसी के घर जाएंगे तो वो होटल में रहना हो तो आजकल होटल में भी 2+2 का इंतजाम होता है। तो इतने सारे फायदे हैं। प्लस ये कि लाइक हम उनके साथ नाचेंगे गाएंगे मजा करेंगे या जो भी। बहरहाल वो मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो मेरे यानी बकायदा हाथ जोड़ के बैठे रहे कि प्लीज प्लीज। अच्छा 2 के बाद दूसरी बेटी हुई तो मैंने फिर कहा कि आई एम नॉट गोइंग फॉर जेंडर। मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि लड़का हो या 2 बेटियां हो गई हैं काफी हैं। लेकिन खैर फिर उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेरी मिन्नत समाजत की, एक और प्लीज एक और। अच्छा अगर 2 और भी करती तो एक और। तो मैंने कहा इसकी क्या गारंटी है कि लड़का होगा? हाँ गारंटी नहीं है, लेकिन ये कि एक और कर लो कि 3 बच्चे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा अच्छा जी चलो जी हुण असी इन्ना जा कॉम्प्रोमाइज कर ही लेने आ। फिर हमने तीसरा बच्चा जब किया तो वो बेटा हो गया। अच्छा अब वो मेरे बेटे की ना इधर बालों के बीच में वो पता नहीं एक मिथ है उस पे आपको शायद के होता है कि ये एक भाई होगा हाँ, उसके बाद। हाँ पंबीरियां। हाय देखो इसके सर पे 2 पंबीरियां हैं। मैंने कहा ये सिर च भावे 4 पंबीरियां हो ना मैं ना मानू। मैंने कहा इसके बाद अगर आप मुझे ये भी कह देना कि इसके पीछे एक हीरे की कान है या सोने की कान है जो तुम्हें मिलने वाली है, तो तब भी मैं ना मानू। पेट मैंने कटाना है 9 माह। अच्छा फिर इससे अगला जिक्र जो मैंने कहा है कि क्यों औरत का हक होना चाहिए, और मैंने ये एक्सप्लेन भी किया कि प्रेगनेंसी का प्रूवन फैक्ट है कि हर प्रेगनेंसी आपकी जिस्म को डिटीरियोरेट करती है, नॉट ओनली लाइक फिजिकल बट मेंटल। अच्छा हर प्रेगनेंसी का वियर एंड टीयर होता है क्योंकि बच्चा आपकी हड्डियों से बनता है, आपकी हड्डियों का कैल्शियम जाता है, बच्चा आपके आयरन से बनता है, हीमोग्लोबिन उधर जाता है, बच्चा जो है वो सारे के सारे जिस्म की जो अंदर वाली फिजा है वो टोटल बदल जाती है। आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि 40% आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपके किडनीज को ज्यादा काम करना पड़ता है, आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस में आता है, आपके लंग्स जो है वो ज्यादा काम करते हैं क्योंकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, आपका पेट जो है वो फूलता है, तो आपके मसल्स पूरी तरह बिल्कुल प्लास्टिक की तरह स्ट्रेच होते हैं। 9 माह इसमें गुजरते हैं। उसके बाद जब आप पैदा करते हैं तो वो एक और मसला है कि जहां से आपने निकालना है बच्चा, दैट इज ए लाइक ए सुरुंग, एक पतली सी सुरुंग है जिससे आपने 3.5-4 किलो का बच्चा निकालना है। तो इमेजिन करें कभी कि वो कैसे निकलता होगा। काश ये सारे मर्द हजरात खड़े होकर डिलीवरी देखें कि उस वक्त, और फिर उसके बाद आपकी वजाइना लिटरली काट दी जाती है कैंची से। अच्छा अगर आपने वजाइनल डिलीवरी नहीं करनी, सिजेरियन करवाना है, तो आपका पेट काटा जाता है, पेट काट के और उसके बाद बच्चा निकाला जाता है, और उसमें आपका ब्लड लॉस है, उसकी आप फिजिकल एनाटमी आपकी डिस्टॉर्शन है। अब ये कौन कह रहा है लूज वजाइना के लिए कोई बेस्ट ट्रीटमेंट बता दें? मुझे नहीं पता, नाम देके बताओ, शायद सा कोई पूछने वाला नूर फातिमा। नूर फातिमा को ये सिर्फ कहूंगी कि ये लूज वजाइना की ट्रीटमेंट की जिसने डिमांड की है ना, अगर तुम्हारा वो शौहर है भी तो तब भी जो है, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती कोई सख्त अल्फाज,
तो यही बात है कि पहले औरत से 6 बच्चे पैदा करवा लो, 4 बच्चे पैदा करवा लो, जब वो वजाइना लूज हो जाए तो उसके बाद कहोगे ओए होए ऐ हुण किसी काम दी नहीं रही। तो अब हम चले हैं दूसरी भी औरत की तरफ, ये तो अब ये हो गया है। हर प्रेगनेंसी औरत अपनी जान पे खेल के बच्चा पैदा करती है। और सवाल अगर ये है, इसका जवाब अगर ये लोग कहते हैं कि सदियों से होता चला जा रहा है, तो सदियों से औरत मरती भी चली आ रही है। मैंने पहले भी बताया था, ताजमहल वाली मुमताज महल भी बच्चा पैदा होने में मरी थी। पूरी शहजादियों की एक लाइन है यूरोप में जो कि बच्चा पैदा होने के दौरान उनकी वफात हुई है, क्योंकि ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती थी, इन्फेक्शन हो जाती थी और पता नहीं क्या कुछ हो जाता था। और इस्लामिक हिस्ट्री तो आपके सामने है ही नहीं कि जिसमें पता नहीं कितनी औरतें मरती होंगी, क्योंकि मेडिसिन के पास सिवाय वजाइनल डिलीवरी के और कोई हल नहीं था। तो सोचें कि अगर बच्चा आड़ा है, जस्ट इमेजिन, एनीबडी कैन इमेजिन, नॉर्मली बच्चा ये होता है, यूं करके होगा तो निकलेगा। सोचिए अगर बच्चा पेट में यूं करके लेटा हुआ है, ये कैसे बाहर निकलेगा? ये निकल ही नहीं सकता, यूं तो वो निकल ही नहीं सकता। अच्छा, आप किसी औरत का अगर यूं लेटा हुआ है और वो गांव में पड़ी हुई है और उसे पेन शुरू हो जाती हैं, तो मुझे बताएं क्या हाल होगा? मैं बताती हूँ क्या होता है। पेन्स आ के, चूंकि कोई हल नहीं है, तो आखिर में बच्चेदानी फट जाती है, बच्चा मर जाता है और औरत भी मर जाती है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि अल्लाह दी मर्जी, ऐसा कुछ अल्लाह दी मर्जी। ठीक है, जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है, लेकिन इसी तरह हर चीज अल्लाह के हाथ में है। फिर आप अस्पताल जाते क्यों हैं? फिर आप दवाई खाते क्यों हैं? फिर आप कैंसर होता है तो फिर आप उसके लिए इधर उधर भागते दौड़ते क्यों हैं? फिर आप किसी भी चीज के लिए कोशिश क्यों करते हैं? हर चीज पे अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन आप तो हर चीज, अल्लाह ने अकल भी दी है ना, अकल भी तो अल्लाह ने दी है, लेकिन फिर आप बाकी बीमारियों का इलाज क्यों करवाते हैं? कैंसर का इलाज क्यों करवाते हैं? हार्ट अटैक का इलाज क्यों करवाते हैं? कोई मर जाता है तो रोते पीटते क्यों है? अल्लाह की मर्जी तो होती है मर जाने में, ठीक है। फिर दुनिया में जितने जुल्म हो रहे हैं उन सब में फिर वो हो रहे हैं तो अल्लाह की मर्जी। फिर आप क्यों गालियां दे रहे हैं फला को कि ये तो फिर अल्लाह की मर्जी है, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कायनात का एक निजाम है, उस निजाम में अल्लाह ने उस निजाम को जनरली बना दिया है, और उस निजाम के बाद हमें उस निजाम के अंदर रह के प्ले करने के लिए अकॉर्डिंग टू अपनी अक्ल कहा है। अब अक्ल ये कहती है कि आप औरत की बॉडी को उतना ही ट्रॉमेटाइज करें जितनी आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब अगर आप, मैं सारे मर्द साहिबान से मुखातिब हूँ, अगर आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का साथी 40-50 की उम्र में बैठ के मुर्दा हालत में ना पड़ा हो, तो आपको अपनी घर की औरत, चाहे वो कोई भी हो, उसका ऐसे ही ख्याल रखना है कि ये बहुत फ्रेजाइल है और उससे बच्चों की कतार नहीं लगवानी। अगर बच्चों की कतार लगवाएंगे तो हर प्रेगनेंसी जो है वो टैक्सिंग है, वो टैक्स है औरत की बॉडी पे, ठीक है। आप इस तरह लोग कहते हैं नहीं अल्लाह ने ये निजाम बनाया है, तो तकरीबन पैदाइश के वक्त 2 से 3 लाख अंडे औरत के जिस्म में रखे गए हैं और मर्द के जिस्म में हर 3 महीने बाद मिलियंस स्पर्म्स बनते हैं। तो क्या आप 2 से 3 लाख बच्चे पैदा करना चाहते हैं? और फिर अगर आप सोच के नहीं पैदा करना चाहते, जस्ट बाय द डूइंग द सेक्सुअल एक्ट पैदा करना चाहते हैं, तो वो तो कुत्ता भी कर लेता है, वो तो बिल्ली भी कर लेती है, वो तो कोई भी जानवर कर लेता है। अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल अक्ल के साथ नहीं करते, तो आई एम सॉरी टू से यू डजंट फिट इनटू द ह्यूमन बीइंग्स, यू गो मोर टूवर्ड्स एनिमल्स। एनिमल इंस्टिंक्ट के मुताबिक काम किया, और चूंकि मर्द को उस सारी चीज से आगाही नहीं है,
और कुछ ये है कि वो उस पे गुजरती नहीं है, और कुछ ये है कि उसको इतना टैबूज के साथ बंद करके लपेट दिया गया है कि किसी ने उस पर बात नहीं करनी। तो इसलिए दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, एवरीथिंग इज फॉर ग्रांटेड। हाँ, औरत का बच्चा होना है, हाँ औरत को बीमारी आती है, होती है, नॉर्मल है। दे डोंट रियलाइज द पेन एसोसिएटेड विद। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि वजाइना को पूरी वजाइनल वॉल को आप कैंची से काटते हैं, अगर आदमी को इसका तजर्बा करना है तो अपना एनस कटवा के देखें, क्योंकि डिलीवरी में औरत का एनस भी तबाह होता है, एनस एंड एनल कैनाल। अच्छा, जिन लोगों का ऑब्वियसली नहीं भी तबाह होता, वो उसकी जो नर्व है, जो हसासियत है, वो तबाह होती है। और जब हसासियत तबाह होती है तो इसका कंट्रोल लूज होता है। तो आप सोचिए, एक तो ये है कि लिटरली एनस फटता है, जिसे हम मिकद कहते हैं, या पखाने वाली जगह समझ लें। एक तो वो पूरा का पूरा फट जाता है डिलीवरी में, क्योंकि जब बड़ा सा बच्चा निकलता है तो वो जो टेयर है वो बहुत एक्सटेंड कर जाता है। और फिर ये है कि अनट्रेंड लोग हैं जो डिलीवरी कराते हैं, LHEs और दाईज और इवन MBBS डॉक्टर्स, दे आर नॉट प्रॉपर ट्रेन टू डू दैट। ठीक है, तो एक तो लिटरली फट गया। अगर वो नहीं भी फटा तो उसका फंक्शन कमजोर हो गया, क्योंकि उसकी हसासियत अफेक्टेड है। वहां जब इतना बड़ा बच्चे का सर जो है वो वहां पे 2-3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भी स्टे करेगा, तो वो उसकी पेशाब, खाना और हवा, वो उन तीनों फंक्शंस को अफेक्ट करेगा। और प्लीज खवातीन एक लफ्ज याद कर लें, इस एरिया को कहा जाता है पेरिनियम। अब चूंकि उर्दू में इनके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स नहीं हैं, इसलिए मुझे यही वर्ड्स यूज करने हैं। लेकिन आप जो है वो ये वर्ड्स यूज कर लें, जहां पखाना, पेशाब और वजाइना वाली जगह है, उस जगह को कहते हैं प्रीनियम। और प्रीनियल डैमेज बहुत ज्यादा है वजाइनल डिलीवरीज में। इसलिए मैं समझती हूँ कि बच्चे पैदा करना और उनकी तादाद का तयन करना उसके हाथ में होना चाहिए जिसने ये कष्ट काटना है। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर ताहिरा। मसला सारा जो मुझे नजर आता है कि गांव देहात को तो आप छोड़ें, इवन शहरों में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे लोगों को समझाना, चाहे वो खवातीन हों या वो मर्द हों, कि भाई बच्चे, एक तो ये कि शादी होते ही ज़रूरी नहीं कि आप बच्चा मतलब मायके से साथ ही आंचल में बांध के लेके आ जाएं, थोड़ा सा सब्र कर लें। हमारे वक्त में शायद हमें इतनी अक्ल नहीं थी। मेरा तो खैर फिर भी बच्चा 3-4 साल बाद हुआ था, तो मैं बहुत सेफली कह सकती हूँ मैंने थोड़ी अक्ल इस्तेमाल की थी। मगर ये मैंने नहीं की थी, आप मेरे से नब्बाजी ले गए। मगर ये कि चले आज से जितने साल पहले भी, 35 साल 30 साल पहले, शायद हम इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दें। अब के ज़माने में जब इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, बच्चियां, बड़े, मर्द, औरत, सब अपने स्मार्टफोन पे हर चीज़ पे पढ़ सकते हैं। बजाय इसके कि आप खुराफात में जाएं, बजाय इसके कि आप पोर्नोग्राफी में घुसें, बजाय इसके आपके डार्क मूवीज देखना शुरू करें, आप थोड़ी सी कोशिश करें कि इंसानी जिस्म को, खास तौर पे अपने और आपके साथ जो आपकी बीवी है उसके जिस्म को समझने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात को मेरी समझेंगे, मगर ये कि अभी गुज़िश्ता दिनों एक मूवी देखी है, मैंने बताई भी अपने कोलीग्स को, मुझे किसी ने मतलब रिकमेंड की थी हमारे ग्रुप पे, हमारा हॉपस्कॉच नाम का ग्रुप है, OMG 2, ओ माई गॉड 2। OMG 1 थी और अब OMG 2 आई है। इट्स प्योरली ऑन सेक्स एजुकेशन, इट इज़ अबाउट मैस्टरबेशन। जो एक बच्चा स्कूल में करते हुए पकड़ा जाता है और उसकी वीडियो बनती है और वो शर्म के मारे मुंह दिखाना नहीं चाहता, मगर उसका बाप जो है वो केस उठाता है कि ये तालीम कौन देगा बच्चों को कि सेक्स है क्या, करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है,
क्यों नहीं कुछ चीजें करनी, उससे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ सकता है, ये कौन सिखाएगा। तो बच्चे को ब्लेम करना, और वो आखिर में वो केस जीतता भी है। हालांकि वो लॉयर बड़ी टफ होती है, बहुत टफ टाइम देती है, बहुत सवालात करती है हर किस्म के, मगर वो हर चीज का एक तोड़ लेके आता है। और जाहिर है कि उसमें उनका अपना मजहब का ये जो भी कुछ अमल दखल दिखाया उन्होंने, डिस्पाइट दैट आई थिंक इट वाज सच अ बोल्ड मूवी ऑन अ इशू लाइक masturbation, जिसको हम खुद लज्जती और ये सारे नाम देते हैं, जिसपे मेरा नहीं ख्याल कि आप कहीं बात भी कर सकते हैं, और जो हमारे यहाँ बेशुमार पाई जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि जी ये नहीं हो रहा, ये हर जगह हो रहा होता है। आप दीवारों से लगे हुए लोगों को देख लेना क्या कर रहे होते हैं। तो मसला ये है कि इन चीजों पे बात करना, समझाना और आवाज उठाना, ये कैसे मुमकिन होगा। मुझे नहीं पता कि हम इस प्रोग्राम में कितना कुछ कह सकते हैं और कब तक कह सकते हैं। हो सकता है प्रोग्राम किसी जगह जाके सेंसर ही हो जाए, जब तक कैमरा कह जिंदा दे कि है, जब तक नहीं, जिंदा है। हम तो जिंदा रहेंगे, प्रोग्राम मर सकता है ना, वो हम फिर कैमरा भी कह देगा ये हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको इसी से एक बात बताती चलूं। आज बेटे से बात हो रही थी मेरी, और मेरा बेटा इज जस्ट गोइंग टू बी 20 दिस ईयर। तो हम जनरली बहुत से टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो ही वाज सेइंग मी, अम्मी, बच्चों को ये बताना चाहिए कि अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जो आपको नहीं भी पसंद, यानी माँ बाप को नहीं भी पसंद, तब भी वो हमारे सामने करो, ताकि आप किसी अनसेफ एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को डैमेज ना कर लो। वो कहता अम्मी आपको नहीं पता, बच्चे आप मना करेंगी भी ना तो बच्चे वो काम करेंगे, लाजमी करेंगे, छुप के करेंगे, अनसेफ एनवायरनमेंट में करेंगे, और अपने आप को पता नहीं वहां कितना नुकसान पहुंचा लें। तो आप एक तो काउंसलिंग कर सकते हैं कि देखो इसका ये नुकसान है, और दूसरा ये है कि आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इसके करने का ये तरीका है, यू कैन ट्राई, लेकिन इसको बाहर या कहीं और नहीं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मेरे इस पैगाम को लोग किस सेंस में लेंगे, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते, और वो समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है बस, हालांकि बच्चे दो दुनियाओं में जिंदा रह रहे होते हैं। एक दुनिया वो होती है जो उनकी अपनी दुनिया होती है, और एक दुनिया पेरेंट्स की क्रिएटेड दुनिया होती है, जिसमें ना की सीध पे आना होता है, और उसमें ढेर सारी पाबंदियां होती हैं, और डू दिस डू दैट, और जबरदस्ती सारा कुछ हो रहा होता है। खुशकिस्मती से मैंने वो दोनों चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं। किसी जमाने में आई वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉम एंड आई वॉज डूइंग ऑल दैट, लेकिन फिर मैंने बहुत कुछ जिंदगी से सीखा, और सीख के नाउ आई कैन टॉक टू देम ऑन एनी टॉपिक। सो तस्नीम, मेरा ख्याल ये है कि वही बात है जो हमने पिछली दफा भी कही थी, अगर एक बंदा भी कुछ सीख ले, एक तो हम समझेंगे, एक शख्स भी, एक वालिद या वालिदा भी ये तय कर लें कि हमें अपने बच्चियों से बात करनी है, चाहे वो 4 साल के हों, 5 साल के हों, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक उस इंसेस्ट को माना नहीं जाता जो कि बिल्कुल करते हैं। और जो हमारे यहाँ जब रिपोर्ट होती है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये इंसेस्ट का केस आया। बहुत जगह पे रिपोर्ट ही नहीं होता वो, क्योंकि इस पे बात नहीं होती। माएँ छुपाती हैं, माएँ अपने शौहरों को बचाती हैं, अपने बेटों को भी बचाती हैं, और ये बहुत बड़ा एक जुर्म कर रही होती हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी सिक्योरिटी उसमें आड़े आती है, उनकी अपनी मैरिटल जो लाइफ है उसको धचका पहुंचना होता है,
मगर वो बच्चियां जब शिकायत करती हैं कि फलाने ने, अब्बा ने या भाई ने या मामू ने या चाचा ने ये मेरे साथ किया, मुझे कमरे में ले गए या फलाना किया, वो मानती नहीं है। और जब अगर दिल से मानती भी हो, वो मुंह पे यही कहेंगी, आगे किसी को बताना नहीं है, इस पे चुप करके बैठना है और इस पे सोशल बात नहीं प्रेशर, करना है। तो ये सोशल सारी प्रेशर। चीजें जो हैं, मैं वही आप वाली बात कि मैं भी हवा में चूंकि बात नहीं करी हूँ, मुझे अपनी माँ पे फख्र है कि उन्होंने बहुत बचपन में ही हमें गुड और बैड टच के बारे में बताया। तो ये समझे कि आज से कितने 60 साल पहले की बात होगी। ओह वाह। मेरी मेरी बहन, मैं, मेरा भाई, हम तीनों को ये नहीं था कि वो लड़कियों पे इसका उनका था, वो बेटे को भी उन्होंने यही बताया कि आपने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है, आपने जो कुछ भी होता है आपके साथ आप मुझे आके बताएंगे। और वो खुद इतनी विजिलेंट थी, 3 बच्चों के होने के बावजूद और घर में सारे काम काज के बावजूद कि वो एक नजर रखती थी कि कौन सा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है और किस चीज में उसका ध्यान, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बच्चों का ध्यान बंटने लगता है, बच्चे गायब हो जाते हैं, बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, बच्चियां बच्चे दोनों, वो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है या कोई चीज उनको डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से वो गायब दिमाग हैं, या वो पढ़ाई में दिल नहीं लगा रही, या फेल हो रहे हैं, फेल होते तो पिटते हैं घर में बिना ये जाने हुए कि इसका रीजन क्या है। तो मैं चूंकि उस चीज से, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा में इतनी समझ थी, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे वालिद के दोस्त थे और उन्होंने एक दफा यही मेरी अम्मी से कहा था कि मैं भाभी में मेरे बारे में कहा था कि मैं इसको घुमाने ले जाऊं, तो मेरी अम्मी ने कहा था नहीं भाई, हम सब साथ मिलके घूमने जाते हैं। उन्होंने बड़े तरीके से बात पलट दी थी, क्योंकि उनको अंदाजा था कि आगे क्या हो सकता है। सो वही चीज मैंने फिर अपने दिमाग में रखी कि मुझे अपनी बेटी को कैसे बचाना है और कैसे बताना है। तो ये चीजें हम एक दूसरे से सीखते हैं। अगर आज मेरे इस पूरी गुफ्तगू से और आपकी गुफ्तगू से किसी को ये बात समझ में आ जाए कि बच्चों को झड़कना नहीं है, धुतकारना नहीं है जब वो अपना कोई मसला लेके आते हैं, या आप देख रहे होते हैं कि वो कहीं और दिमाग में है, या वो उनकी, या वो स्मोकिंग में चले गए हैं, या वो आप जब कमरे में आते हैं तो कोई चीज पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो फौरन बंद कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो वो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि, और जरूरी नहीं कि आप उसी वक्त उसको झाड़ना शुरू कर दें, आप बहुत तरीके से उस वक्त कमरे से निकल जाएं और बाद में बैठ के उससे पूछें कि तुम ऐसा क्या देख रहे थे या देख रही थी या पढ़ रहे थे, पढ़ रही थी, जिससे तुम्हें मुझसे छुपाना पड़ रहा था। ये वो चीजें हैं जो हमें पैगाम लोगों को बताना है कि किस तरह आप अपने बच्चों को अपने करीब ला सकते हैं। जब आप अपने बच्चों को करीब लाएंगे तो वो आप पे एतमाद करेंगे, और आप अपने प्यार को, अपने एतमाद को जो है बरकरार रखिए। तो यहाँ अच्छा तस्लीम, मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। अच्छा मुझे जैसे सॉरी, मैं इसमें आपको सिर्फ एक तरीका बता देती हूँ कि आप कैसे अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों से बचपन से 2 बेटियां बेटा तीनों से बात की, बहुत छोटी एज में उन्हें बताना शुरू किया, आपके मुंह पे कोई पपी नहीं कर सकता, आप नहीं करे, यानी अगर कोई करना चाहे तो आपने उसे रोकना है, आपने किसी की गोद में नहीं बैठना है, आपकी फ्रॉक कोई ऊपर करके आपकी पैंटी टच करने की कोशिश करे तो आपने फौरन चीखना है या मामा को बुलाना है, ठीक है। आपने किसी से भी हग नहीं करवाना, चाहे वो कोई भी हो। और मेरी इन हदायत में बहुत से लोग नाराज भी हुए, क्योंकि जाहिर है मैं उठाने से, गोद उठाने से, किस करवाने से, मैंने सबको रिस्ट्रिक्शन करवाई और ये कहा कि ये जरूरी है मेरे बच्चे के सेफ्टी के लिए। I know you people love my child, I know that you want to do it, but I'm sorry, मुझे इसको सेंसिटाइजेशन इसमें पैदा करनी है। और ये मैं बच्चे को सबक इतनी दफा रटवाती थी
कि आखिर में मेरा बच्चा, जब मैं शुरू करती थी कि अच्छा ये नहीं करना, तो मामा पता है आई नो पेंटी नहीं उतारने देनी, आई नो पपी नहीं करवानी, आई नो हग नहीं करवाना। सो आप देखें, मैं रिपीटेडली ये नहीं कराना, ये नहीं कराना, ये नहीं कराना, और मम्मा को बताना है ये किसी इस तरह से। और इसमें ये है कि इसमें आपका बहुत बड़ा रोल ये है कि आप अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें आप तरीके से समझाएं कि आप ये सेंसिटाइजेशन क्यों पैदा करना चाह रहे हैं, और इसमें बच्चे का यानी कैसे वेल बीइंग इसमें छुपी हुई है। आप ठीक है, आप मेरे बच्चे को चूमना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, चूमना चाहते हैं तो सर पे चूम ऐसे कर दें, ठीक है। और वैसे इस बात में मैंने ये चीज मेरे अब्बा में थी। मेरे अब्बा यानी आई डोंट नो, इट वाज सबकॉन्शियस ट्रेनिंग कि वो कभी भी डायरेक्ट नहीं चूमते थे या कभी भी डायरेक्ट इस तरह से नहीं करते थे। और हालांकि अब्बा थे, ठीक है, वो हमेशा यहाँ चूमते थे या यहाँ प्यार करते थे, और एक सबकॉन्शियस चीज थी कि हाँ ठीक है, ये कोई लिमिट्स दूसरे बेटों को या सारा कुछ दिखाने के लिए। तो बड़े लोग भी जो घर में होते हैं उन्हें भी ये एहतियात करनी चाहिए कि उनको देख के लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अगर आप खामखा छोटे बच्चों को चूमे चले जा रहे हैं और हक करते चले जा रहे हैं, तो दिस इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। एग्जैक्टली। जी शायद सॉरी, आप कुछ कमेंट्स में तस्नीम शामिल करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ जो हमारे देखने वाले हैं उनके पेरेंट्स भी इतने ही अवेयर थे और उनकी अपने बच्चों के साथ दोस्ती थी। जैसे मारिया रमजान कह रही हैं कि उनकी वालदा उनको बताती थी कि तुम्हारे कजन्स तुम्हारे भाई नहीं है, तुम्हारे कजन्स हैं, एंड यू मस्ट नॉट स्टे अलोन इन अ रूम विद एनीवन इवन इफ ही इज योर ब्रदर और डैड। और फिर अतिया बिलाल साहिबा भी इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। वो ये कह रही है कि मेरी माँ कहती होती थी, बेटी किसी से कोई चीज नहीं लेनी, लोग बेहोश करके ले जाते हैं, और बहुत कुछ समझाया करती थी, लाइक बेटा किसी के गोद में नहीं बैठना। इसमें तो मतलब हमें लगता है कि बहुत सी चीजें, इसमें एक चीज हमें और ऐड करनी होगी कि आप समझाएं भी और सब बताएं भी, मगर दिलों में खौफ ना पैदा करें, क्योंकि वो खौफ जो है आगे जाके उनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा एक नफ्सियाती मसला बन जाता है। क्योंकि फिर वो हर शख्स, अगर वो लड़का है तो वो लड़की से, लड़की है तो लड़का से, ऑपोजिट सेक्स से वो घबराने लगते हैं, बिकॉज हमने फिर उनको उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी होती है कि वो टच बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो समझाने का भी जो है वो एक, मेरे ख्याल से एक पैरामीटर होता है कि कहाँ पे आपको किस तरह से समझाना है, और फिर वक्त के साथ साथ आपको उस पूरी जो सेंसिटाइजेशन है आपकी, जो आप समझा रहे हैं उसको आपने बतदरीज खोलना है, बताना है कि अब आप इस उम्र के हो गए हैं, अब आप इस उम्र के हो गए हैं, अब आपके साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम खौफ और हरास की फिजा से बच्चों को निकालें, एतमाद पैदा करें, प्यार दें, उनको समझाएं, उनको ये बताएं कि हर चीज जो है वो अच्छी नहीं है और हर चीज बुरी भी नहीं है। तो लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। बचपन से ये ट्रेनिंग होगी तो बड़े होकर उनको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छी बुरी की तमीज कैसे करनी। मगर खौफ और हरास जो होता है ना, कि आपने यूं नहीं करना और आपने कमरे में नहीं बंद, तो वो फिर एक साइकोलॉजिकली वो इतने अंडर प्रेशर रहेंगे कि वो शायद अपनी मैरिटल रिलेशनशिप में भी इतने ही कंफ्यूज्ड और हरास्ड हो। मेरे ख्याल से तो फिर डॉक्टर समीरा से सवाल यही बनता है कि एक तो ये कि किस एज तक ये बता सकते हैं, कि जैसे अब आपसे बच्चे कहते हैं कि प्लीज आप हमें ना बताएं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, और कैसे बताते जाएं कि अच्छा, ताकि उनमें डर भी ना पैदा हो। आपकी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आपकी आवाज। हेलो, अब आ रही है? अच्छा, बहुत फ्रेंडली तरीके से बचपन से सेंसिटाइजेशन और जस्ट प्यार कहानी में इस तरह से, और फिर और जब जाहिर है जब वो ग्रो करते हैं तो बहुत सारी चीजें उन पर खुद खुलना शुरू कर देती हैं।
प्लस एक चीज में बहुत अहम है जो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि किताबों से ताल्लुक जोड़ें। खुदा के लिए अपने बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालिए। आप खुद किताबें पढ़िए, और किताबें ऐसे उन्हें आदत नहीं पड़ेगी कि आपने खुद कभी जिंदगी में किताब ना पढ़ी और बच्चे से कहो तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। नहीं, माँ अगर पढ़ रही है तो बच्चा, माँ बाप पढ़ रहे हैं तो बच्चा खुद ब खुद देख के सीखेगा कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और इसको ये करना चाहिए। ठीक है, तो फिर दुनिया की बहुत सारी बातें जो हैं बच्चों पे वो आप ही आप खुल जाती हैं जब वो किताबें पढ़ते हैं, और शऊर जो है वो बहुत तरक्की करने लगता है। अब एक और बात जो मैं कहना चाहती थी, मुझे बहुत ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं और ऐसे सवाल होते हैं कि जिसमें मैं मरीज देखे बगैर कुछ नहीं कह सकती, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और प्लस ये कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके मुतालिक मैं तफसील से लिख चुकी हूँ, क्योंकि आप लिख के अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ समझ आ सकता है। तो ख़वातीनो हजरात, प्लीज थोड़ी सी मेहनत आप खुद भी करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सवाल मुझसे करें, मेरे पास कोई छू मंतर नहीं है कि सवाल इधर और प्रॉब्लम दूर, ऐसा नहीं होगा। द हेल्थ इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और आपको इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो इतने ज्यादा मसाइल पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं वो क्यों मौजूद हैं, इसलिए कि आप लोगों ने सीखना पढ़ना छोड़ दिया है। किताबों से किसी का कोई वास्ता नहीं है। स्मार्टफोन आए भी हैं तो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि 24 घंटे में से कम 2 घंटे आप रीडिंग को जरूर दें। और मेरा भी, मैं ये नहीं कहती मुझे ही पढ़ें, मुझे आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, पढ़ें ना पढ़ें कुछ भी करें, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ लर्न करना शुरू करें। मेरा ख्याल है शायद साहब आप ये किसी ने लिखा हुआ है, मैं प्लीज मेंस्ट्रुअल कप। हाँ जी, मेंस्ट्रुअल कप के कोई हर्ज नहीं है, मेंस्ट्रुअल कप डालें और उसके बाद निकाल लें, इट डजंट कॉज एनी हार्म। अच्छा डॉक्टर तायरा, इसमें 2 कमेंट्स हैं। एक तो ये तैयबा सिद्दीकी हैं, वो ये कह रही है कि आपकी रहनुमाई दरकार है। मेरी अगले हफ्ते शादी है, मेरा जिस्म बहुत हसास है और मुझ में स्टेमिना बहुत कम है, मैं अपने जिस्म को प्रेगनेंसी के लिए कैसे तैयार करूं? I don't know what to answer about this question. Like, what is the hassasiyat and what is how to prepare? I really don't know, but you do like आप क्या जाते ही प्रेग्नेंट होना है? आप पहले मेरा भी ये सवाल था कि अभी तो शादी होनी है। अभी तो शादी होनी है, आप जाएं, अब उस माहौल में जाएं, आप उस माहौल में फिट इन होने की कोशिश करें, हस्बैंड से अंडरस्टैंडिंग बनाएं। शादी और बच्चा आर एंटायरली 2 डिफरेंट थिंग्स। क्या आप समझती हैं कि आप में ममता उबल उबल के बाहर कहीं गिर रही है जिसके लिए आपको फौरन एक बच्चा चाहिए? बच्चा इज नॉट ए डॉल, बच्चा इज नॉट ए टॉय जो आपने शादी के फौरन बाद डिस्प्ले करना है। मैं आई एम सॉरी टू से, बच्चा हमारी शादियों में एक डिस्प्लेइंग फैक्टर है जो दिखाना होता है सबको कि लो जी असी विआह कर लिया, असी बच्चा भी कर लिया, ते असी हुण यानी कि असी पुग गए मतलब हम कामयाब हो गए, हमने हर चीज। दिस इज टोटली रिडिकुलस। उस बच्चे के मुतालिक सोचें जो कि एक मुकम्मल इंसान है, और उसको इस दुनिया में उस वक्त आना चाहिए जब उसके माँ बाप उसको पैदा करने के लिए तैयार हों और पेरेंटिंग के तरीके उन्हें आते हों, अपना अप्रूव ना करना हो। तो पहले अपने जिस्म को भी कमजोर से तवाना बनाएं, अपने माहौल को समझें। शादी ये भी 1 हफ्ते बाद है। आप जैसा डॉक्टर तायरा ने कहा है, पहले आप माहौल को समझें, पहले शौहर को दोस्त तो बनाएं। जाते ही उसको बाप बनाने की ख्वाहिश क्यों है आपके दिल में? सही बात है, अपना बाप भी ना बनाए और अपने बच्चे मतलब समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि ये माइंडसेट है इस वक्त 70-80% लड़कियों का, कि वो जो ग्लैमराइज कर दिया गया है शादियों को, प्यारे से जोड़े, प्यारी सी मेहंदियां,
फूल गजरे ढोलकी गाने, ठीक है, तो उसमें हर लड़की चाहती है कि हाय, इसलिए मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। ये एक दिन मैं और मेरी बेटी डिस्कस कर रहे थे, हम बच्चों की कोई भी चीज सेलिब्रेट नहीं करते उनके बचपन से, हम उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जिसकी, यानी शादी की सूरत में जो ग्लैमर या जो फंक्शंस और सारा। अगर आप अपनी बेटी की सालगिरह हर साल धूमधाम से मनाते हैं, अगर आप उसको जब भी कोई अगली क्लास में जाती है वो धूमधाम से मनाते हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको नया जोड़ा पहनाते हैं, अपने मेहमान लेकर आते हैं, उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, तो लड़कियां उस जो ख्वाहिश है ना कि वन डे they will be looking the center of attraction, और वही वो उसके ग्लैमर से बाहर निकल जाएंगी। और प्लस ये कि आप उनके दिमाग में शादी के ख्वाब की बजाय कि तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारी शादी करनी है, की बजाय तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कैरियर बनाना है और तुम्हें जॉब करनी है दुनिया की सब हर्डल्स के बावजूद, और उसमें जब तुम सब कुछ कर लोगी तो तब हम तुम्हारी शादी भी कर देंगे। बिल्कुल जी जी। शाइस्ता आगे। जी अच्छा, मेरे पास जो पहला सवाल है वो पीरियड से रिलेटेड है, और वो सवाल ये है कि एक मिनट, मैं साथ साथ डॉक्टर तायरा की वो भी कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन से। नहीं, आप जो मर्जी सवाल पूछे, लाइक मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं, सचिन खान साहब हैं, वो ये कह रहे हैं डॉक्टर तायरा आप बहुत अच्छा बोलती हैं, ऐसी खवातीन के लिए लिखें क्योंकि बहुत सी अनएजुकेटेड खवातीन हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर तायरा हम सब पे, डॉन पे और कितनी किताबें लिख चुकी हैं, और उनकी लाइव वॉल पे इतनी इंफॉर्मेशन चल रही होती है, बस और मैं नहीं कुछ लिखा मैं तो सारा दिन काम। ओ भाइयों और बहनों, मैं तो लिख लिख के पागल हो गई हूँ, तुसी पढ़ने वाले बढ़ो। मैं तो यानी इस वक्त तक पिछले, अब इस बल्कि फरवरी में मुझे लिखते हुए 5 साल हो जाएंगे, हम 5वीं सालगिरह भी मनाएंगे, 5 और फरवरी में इस प्रोग्राम को 1 साल हो जाएगा, मुश्किल सालगिरह मनाएंगे। तो हम दोनों काम इकट्ठे करेंगे। एक साल तो अब सोचो, 1 साल और 5 साल में मैंने क्या कुछ नहीं लिखा और क्या कुछ नहीं कहा। तो भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, पहले मेरे 5 साल का काम तो पढ़ लो, फिर मैं अगले 5 साल भी कुछ ना कुछ और लिख लांगी। अच्छा, तो सवाल ये था कि वो कह रही है मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, क्लॉटिंग होती है पीरियड्स में, और ये पिछले 7 दिन से उनको जो है ये मसला हो रहा है। वो ये कह रही है मुझे कोई एडवाइस करते हैं। ना उम्र है, ना वेट है, ना बच्चे हैं, ना शादीशुदा स्टेटस है, ना पहले पीरियड्स कैसे थे, ना वो है। सीधा सवाल दाव दिया। नहीं तो मैं उनकी दीवार ही टक्कर मारा। ओ बहनों, मैं दाई नहीं जड़ी खा कर के ए पाओ पुड़ी मूझ ते एवे तोड़ा हाल। खुदा के लिए गेट अवेयर्ड के डॉक्टर से सवाल पूछने के लिए उसको डाटा क्या देना चाहिए। ना ही मैं नजूमी हूँ, ना ही मैं पीर हूँ, और ना ही मैं दाई हूँ। वैसे समझने को आप मुझे कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो पॉन्स्ट्रॉन की गोली खा लें अगर बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, और एक ट्रांजामिन कैप्सूल है वो खा लें, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन। मसला ये है कि पाकिस्तान में हर कोई अपनी सेहत को इसी तरीके से चलते चलते हल करना चाहता है, विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ और कॉज, विच इज टोटली रॉन्ग। और इसलिए हमारे यहाँ की औरतें बहुत पैथेटिक जिंदगी गुजारती हैं और उनकी सेहत बहुत बुरे हालों होती है। अच्छा, ये फिर वो कह रही है मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई, सारे टेस्ट भी नॉर्मल है। एक मिसकैरेज हुआ था 5 वीक का 8 मंथ पहले, उसके बाद नहीं हुआ, और इसके साथ भी कोई हिस्ट्री जो है वो नहीं उन्होंने। ट्यूबल टेस्ट करा लें, क्योंकि मिसकैरेज के बाद अगर दोबारा प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो काफी चांसेस होते हैं कि ट्यूब्स ना ब्लॉक हो गई हो।
तो ट्यूबल टेस्ट करा लें और उसके बाद फिर किसी लोकल गायनोकोलॉजिस्ट से ही ट्रीट करा सकती हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि मेरे पीरियड साइकिल नॉर्मली 23 दिन का होता है, जैसे 5 को पीरियड्स आए तो अगली अगली 5 या 4 को ही आए दिन में जुम्मे को असर के वक्त ब्लीडिंग शुरू हो गई तो अगले जुमेरात को असर में लास्ट धब्बा लगेगा, कभी डेट आगे कभी पीछे। अब पिछले 2 महीने से डेट 3 को आ रही है, इस बार नहीं आई। कंडीशन कुछ नहीं होता, प्रेगनेंसी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 3, 4, 5 इतना 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे 2-4 दिन ऊपर होते रहते हैं। इस दफा डेट नहीं आई तो हो सकता है कोई परेशानी हो। और आज अभी क्या तारीख है, 12-13 है, या फिर आपका कोई प्रेगनेंसी का टेस्ट करवा लें, वजन तो नहीं बढ़ रहा, ये चेक कर लें। अच्छा, और ये भी पीरियड से रिलेटेड है, वो कह रही है मैं 45 साल की हूँ, पीरियड्स 1 या 2 दिन पर एक या दो दिन होते हैं, पेट बढ़ रहा है, सर में दर्द रहता है और डॉक्टर तायरा काज़मी से जमात है। वाहिद हल ये है कि कम खाएं, वर्जिश करें और वजन कम करें। पेट बढ़ने से मुझे इंडिकेशन पता चल गई कि आपका वजन बढ़ रहा है। मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ 40 के बाद खवातीन को हेल्दी डाइट की तरफ चला जाना चाहिए। छलियाँ, खीरे, गाजरां, सलाद के पत्ते, सारी की सारी मूलियाँ, सब्जियाँ, और अगर अफोर्ड कर सकें तो मछली, मुर्गी बगैर रोटी और बगैर चावल और बगैर कोल्ड ड्रिंक्स और बगैर कोला और बगैर स्वीट, जो कोई भी हलवे शलवे, और उसके साथ रोजाना 1 घंटा बाहर जाके ब्रिस्क वॉक करें। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो लैपटॉप लगा के कोई ना कोई वर्जिश करने की कोशिश करें पूरा 1 घंटा। आजकल बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। सर में दर्द है तो अपना बीपी चेक करवाएं, क्योंकि बीपी इसी उम्र में बढ़ना शुरू होता है, और स्पेशली जब मोटापा आ रहा हो और हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो। अच्छा, ये कह रहे हैं, वो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे भी हमने आपसे ये इसकी पर्ची शेयर की थी, वो ये कह रहे हैं मेरी एहलियत की पर्ची है, एसटी मॉम की गोलियां खत्म कर ली हैं 2 दिन, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब आगे के लिए हमें इस सूरत हाल में मुनासिब मशवरा चाहिए कि क्या करें। ये हमारा पहला हमल था, मुआयना हमने इब्तिदा से डॉक्टर के मशवरे से बाकायदगी कराते रहे, लेकिन अब ये हाल है, क्या करें। क्या कौन सी गोलियां खत्म हो गई हैं? एसटी मॉम की गोलियां लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सही पढ़ रही हूँ। एसटी मॉम की गोलियां मुझे नहीं पता वो क्या होती हैं, और लाइक पाकिस्तान में वो उनके बीच में मुझे फॉर्मूला नेम चाहिए, क्योंकि कमर्शियल नेम और होता है, फॉर्मूला नेम और होता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्यों खा रही थी, और मुझे ये भी नहीं पता कि हमल के बाद क्या हुआ। तो जी, बस ये 3 लाइनें जो मैंने आपसे पूछी। आई एम सॉरी, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकती आपकी स्टोरी। हो सकता है मिसकैरेज हुआ हो सकता है कुछ और हुआ हो, तो आप जब तक पूरी स्टोरी नहीं सुनाएंगे नहीं जवाब दिया जा सकता। ये मेरे पास सवालात थे डॉक्टर तायरा। ये लिखा हुआ है जी, एसटी मॉम यूज करते हैं मिसकैरेज में, तो आप अलीना ने कहा है, तो एसटी मॉम से जरा जल्दी से पढ़ के मुझे बता दें कि इसमें होता क्या है। अच्छा, मिसकैरेजेस में प्लीज रीड माय कमेंट। आमिना अली कह रही हैं, आमिना अली का कमेंट, एसटी मॉम मिसकैरेज हो जाए तो सफाई हो जाती है इसके लिए। अच्छा, अब उसका फार्माकोलॉजिकल नेम मैंने पहले भी कहा, फॉर्मूला नेम होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उसका फॉर्मूला नेम बीच में क्या है। मिसकैरेजेस पे हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। मिसकैरेजेस जितने 3 महीने से पहले होते हैं वो सब किसी न किसी बच्चे में खराबी की वजह से होते हैं। तकरीबन 80 to 90% बच्चा ठीक नहीं बना होता, और जिस तरह फैक्ट्री में डिफेक्टिव माल जो होता है वो अलहदा कर दिया जाता है और कराची की ज़ैनब मार्केट में बिकता है। बिल्कुल, देख ले, मुझे कराची वालों, मुझे आपका सब पता है। और इसी तरह जो बच्चा पेट में अच्छी तरह ना बना हो, उसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी हो या कुछ हो,
तो वो भी मिसकैरी हो जाता है, उसमें इतना गाम-शम नहीं करना चाहिए। और अगर आजकल मेडिकल मैनेजमेंट मिसकैरेज की है, वो भी हो जाती है। इसी ज़माने में पहले वो हुआ करती थी खाली डीएनसी। अच्छा, ये किसी ने पूछा है, नासिर मसरूर साहब ने, लाहौर में विजिट होता है आपका चेकअप के हवाले से? मिस ताहिरा या मिसेस ताहिरा जी, मैं आती हूँ लाहौर में, लेकिन आई एम सॉरी, मैं बहुत कम दिनों, इतने कम दिनों के लिए आती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों से नहीं मिल पाती, तो मैं किसी का चेकअप वगैरह क्या करूँगी। अच्छा, आमिना कह रही है लाहौर में आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं? लाहौर में तो नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में जो इक्सी वाले हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और वो उनसे कर सकती हैं। मीरब ज़हरा कह रही हैं कि मेरा कमेंट रीड करें, वो देखें कौन सा वो कह रही है कि 14 साल हो गए हैं, 2 मिसकैरेजेस हुए, 2017 में हुआ कि उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई, 3 से 5 फरवरी कुछ ब्लीडिंग हुई, वेजाइनल इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने, उसके बाद मेडिसिन ली, 5 दिन कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर से सेट कंसेप्शन डेट 27 फरवरी है, लेकिन कोई भी शुरू नहीं है। सब डॉक्टर्स कहती हैं कि आप डेट भूल रही हो तो बता दें डिलीवरी कब तक एक्सपेक्टेड होगी। कहीं एनॉमली स्कैन पे जो डेट आती है लास्ट, उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है? एक स्कैन होता है जो 1.5 से 2 महीने की एज पे होता है हमल के बाद, उसे कहते हैं डेटिंग स्कैन। अगर जब भी पीरियड्स गड़बड़ हो और आपको आखिरी पीरियड्स की डेट अनश्योर हो, तो हम डेटिंग स्कैन की एज लेते हैं, नॉट अनॉमली स्कैन। अनॉमली स्कैन होता है 22 से 24 हफ्ते पे, और उस वक्त जो है वो डिलीवरी की डेट जो है वो ठीक तरह उससे कैलकुलेट नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ डेटिंग स्कैन जो 6 से 10 हफ्ते पे किया जाता है। तो आप जो अपना अर्लियर स्कैन था उसमें देख लें कि उसमें ईडीडी क्या निकली हुई है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। ईडीडी खवातीन 2 लफ्ज याद कर लें, एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जी, वो ये कह रही, मीरा भी कह रही है, कहती है आईयूआई भी करवाया लास्ट मंथ बट कंसीव नहीं हुआ। आईयूआई का कोई फायदा नहीं है, आईयूआई बेकार। इट्स जस्ट लाइक, पता नहीं डॉक्टर्स क्यों करते हैं, शायद आई डोंट नो। और आईवीएफ ही होता है प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी के लिए। उसमें भी पाकिस्तान में कंसेप्शन रेट्स जो हैं वो कम हैं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल का मसला है। क्वालिटी इसमें ज्यादा जो वो होते हैं, जो सारी आपकी लैब है, लैब बहुत अच्छी होनी चाहिए आईवीएफ के लिए, जिसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और क्वालिटी कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो तब आईवीएफ कामयाब होगा। पाकिस्तान में बहुत ही कम सेंटर्स हैं जो अच्छा आईवीएफ करते हैं। इस्लामाबाद का जो इक्सी है, अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक वो अच्छा काम कर रहे हैं, और लाहौर में तो मेरे अपने भाई ने करवाया था तो कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट से करवाया था और बहुत ही निकम्मा आईवीएफ हुआ था, मैं उसकी गवाह हूँ। कराची में मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। अच्छा डॉक्टर तायरा, कुछ लोग दोबारा से पूछ रहे, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि अगर वो दोबारा से पेस्ट कर दें, क्योंकि मेरे लिए चैट में नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, मीरा भी सवाल कर रही, वो कह रही है वो चकवाल से हैं, पिंडी है इस्लामाबाद में, मैंने बता दिया, इस्लामाबाद का मैंने बता दिया। लिकोरिया के हवाले से ट्रीटमेंट बता दें। एक सोनिया रहमान ने ये पूछा है, लिकोरिया के हवाले से मैं बहुत डिटेल से मजमून लिख चुकी हूँ। लिकोरिया इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं होती जब तक उसमें बू और उसके साथ खारिश एसोसिएटेड ना हो, और उसके साथ फिर लिकोरिया इज ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग जिसको बहुत नॉर्मल लिया जाता है हमारे यहाँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज का एक निशानी लिकोरिया नहीं बल्कि डिस्चार्ज है। लिकोरिया नॉर्मल डिस्चार्ज को कहते हैं, जो कलरलेस होता है, जो ओडरलेस होता है, विदाउट एनी स्मेल, विदाउट एनी सिम्टम।
वो इसका मतलब ये है कि जिस आपकी वजाइना में सिक्रीशंस पैदा हो रही हैं, जिस तरह आपके मुंह में थूक पैदा होता है, या जिस तरह आपकी आंखों में टीयर्स बनते हैं, या जैसे आपकी कान में वैक्स बनती है, ये सब नॉर्मल सिक्रीशंस हैं। इसी तरह वजाइना की नॉर्मल सिक्रीशंस को लोग, अगर वो बहुत ज्यादा नहीं है और स्मेली नहीं है और इरिटेंट नहीं है, तो उन्हें लिकोरिया कह देते हैं। लेकिन जब भी जिस तरह अशोब चश्म हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन, इसका मतलब है कि आंख की इन्फेक्शन हो गई है या कान की इन्फेक्शन हो गई है, इस तरह वजाइना की भी इन्फेक्शन होती है और उस इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ टोटली मिसहैंडल्ड है वजाइनल इन्फेक्शन। किसी को उसकी ABC नहीं पता, ज्यादातर लोगों को, आई एम सॉरी, कि जिसमें उनको पता हो कि कौन से बैक्टीरियाज अफेक्ट करते हैं और किस बैक्टीरिया का क्या इलाज होना चाहिए। उसके अलावा खवातीन अपनी हाइजीन का खुद भी इतना ख्याल नहीं रखी। पीरियड्स में गंदे कपड़े, पैड्स जो हैं वो कुछ लोग धो धो के भी इस्तेमाल करते हैं। आई नो महंगाई बहुत है, लेकिन अगर आप पैड नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते तो आप कॉटन लेके और उसके ऊपर पट्टी लपेट के आप यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि जल्द अज जल्द तब्दील करें। और जिन लोगों को ज्यादा हैवी पीरियड आते हैं उनके मुतालिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मायरीना रखवा लें तो पीरियड्स बहुत कम हो जाएंगे, आपका खर्चा बहुत कम रह जाएगा। कॉन्ट्रासेप्शन की कॉन्ट्रासेप्शन और पीरियड्स कम। इसके जवाब में पिछली दफा एक बहन ने, जो शायद डॉक्टर थी, उन्होंने कमेंट किया था कि मायरीना की जो प्राइस है वो पाकिस्तान में 25,000 है, तो ये 25,000 की मायरीना जो है वो कैसे डलवाई जा सकती है। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप आप अपने कपड़ों पे कुछ कमी कर लें, जो दवाइयाँ आप लोग लाते हैं उसको किस्तों में जो लाते हैं उसको आप सोच लें कि पूरे साल में कितनी दवाइयाँ, जितना ब्लड आपके जिस्म से निकल जाता है और दोबारा नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान में क्रॉनिक खून की कमी है खवातीन में, वो सोच लें कि आपका कीमती जो खून जाया हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर आप मायरीना रखवा लें किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, जिसमें पीरियड्स के साथ पेन, हैवी पीरियड्स के साथ कॉन्ट्रासेप्शन और बहुत कुछ है। मायरीना असल में एक जादू की छड़ी है जो हर औरत को यूज करनी चाहिए। ये एक और मैसेज आ गया है, प्लीज रीड माय क्वेश्चन। माना वो मुझे आई एम सॉरी डॉक्टर तायरा, जो मुझे नजर आ रहा है ना तमीना खान का, वो कह रही है गाल ब्लैडर सर्जरी के बाद गैस हो तो डॉक्टर कुछ गाइड कर सकती हैं। प्लीज मेरे से इस किस्म के क्वेश्चन ना किया करें और आप ना ही पढ़ा करें। आई एम नॉट ए GP डॉक्टर और ये मेरा ख्याल है हमारा टाइम जाया करने वाली बात है, गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद गैस। अच्छा, ये मीरत ज़ारा है, वो कह रही है ग्रोथ रुक जाती बेबी की 20 वीक के पे, मुझे टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आया था, उसका क्या इलाज हो सकता है, अब कंसीव नहीं होता। वो पुरानी बात हो गई, अभी कंसेप्शन की कहानी चले। टॉर्च अगर एक दफा पॉजिटिव आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा कंसेप्शन में प्रॉब्लम होगा। टॉर्च क्रॉनिक इन्फेक्शंस को जाहिर करता है और उसमें मिसकैरेज हो गया होगा, लेकिन अभी आप कंसीव कर सकती हैं। सिर्फ ये है कि लो डोज एस्प्रिन, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया है कि लो डोज एस्प्रिन, जितने लोग जिनको बार बार मिसकैरेजेस होते हैं या बेबी के ग्रोथ का मसला होता है, वो बेबी एस्प्रिन आती है 81 मिलीग्राम, जिसे लो डोज एस्प्रिन कहते हैं, लोप्रिन भी कहते हैं, वो खानी चाहिए कंसेप्शन के टाइम से ही। तो वो बेबी में ग्रोथ जो है वो बेहतर करती है और बेबी की ब्लड वेसल्स जो एक्सपैंड होनी होती हैं उन्हें बहुत अच्छा एक्सपैंड कर देती है। तो हमारे पास सवाल तो आ रहे हैं लेकिन हमारे पास टाइम खत्म होने जा रहा है। इन्होंने लिखा है स्ट्रेच मार्क्स हैं, स्फीयर इचिंग ऑन स्ट्रेच मार्क्स, व्हाट कैन बी रीजन, स्ट्रेच मार्क्स अपीयर रेड एंड स्वोलन समटाइम्स। स्ट्रेच मार्क्स के लिए प्लीज आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। ये मेरी फील्ड नहीं है कि मैं स्किन का वो कुछ करूं। और अभी दूसरा है, इमरान शरीफ कह रहे हैं डॉक्टर साहब अगर बेबी के नेक अराउंड लूज कॉर्ड हो और बाकी सब कुछ नॉर्मल हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या ऑपरेशन, प्लीज गाइड। जो कॉर्ड अराउंड द नेक होता है और इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पे दिया जाता है,
मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, इसलिए कि कॉर्ड अराउंड द नेक इज नॉट लाइक ए वैलिड थिंग। इसको एक्सक्लूड करने के और बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन बात यही है भैया कि पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम या जिन लोगों के डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, या मुझे नहीं पता आप किसके पास जा रहे हैं, it needs lot of struggle to answer the questions and to solve out the baby. नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के लिए मैंने आज ही अपनी वॉल पे लिखा है, आप पढ़ लीजिए क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगी। देयर इज नथिंग ब्लैंकेट स्टेटमेंट कोई नहीं आएगी। 28 mm एग्स में कंसीव हो सकता है, 28 mm का एग बहुत बड़ा होता है, ये ओवेरियन सिस्ट की तरफ जा रहा होता है। अच्छा एग वो होता है जो 18x20 या 20x20 का होता है। Thank you, Dr. Taira, for your patience. Thank you so much, Tasneem. अगले आप मेरा ख्याल है कि लोगों से कहें कि आएं और लाइव क्वेश्चन करना शुरू कर दें, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आई थिंक दिस इज द। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना डाटा उसमें मुख्तसर चाहे लिखें, वजन इतना है, उम्र इतनी है, बच्चे इतने हैं और अब ये तकलीफ है, तो मेरे लिए जवाब देना बहुत, या आपको गाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। प्लस ये है कि जो एक जीपीज वाले सवाल होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर और गैस वाला, ये आप ये समझ लें कि ये हमारा वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। जिस लेवल पे मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, और इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आप ऐसे खाने खाना बंद कर दें जो पेट में गैस बनाता हो। गूगल करें ऐसे फूड्स जो गैस बनाएं और वो ना खाएं, और वर्जिश करें और कम खाएं, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। आप गोभी और माश की दाल खाएंगे तो गैस तो बनेगी, या चने खाएंगे तो गैस है, बिकॉज दीज आर हाईली कार्ब्स। आप जितना कम खाएंगे उतनी कम गैस बनेगी। थैंक यू डॉक्टर तायरा। नेक्स्ट वीक होती है मुलाकात। ओके, खुदा हाफिज़।